स्वागत है। आज की मेरी वार्तालाप है एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट, एक सेफोलॉजिस्ट एंड एक ट्रू नेशनलिस्ट से। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी कम उम्र में भी इतनी सक्सेस मिली है इनको, पर वो दिमाग पर सक्सेस इनके हावी नहीं हुई है। और मैंने इनसे इंटरव्यू के लिए टाइम मांगा, टाइम लगा मुझे, पर इन्होंने दे ही दिया। प्रदीप, आपको लगता है 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो हमारी कंट्री का बदल गया है और उससे सेफोलॉजिस्ट की इंपॉर्टेंस और डिमांड बढ़ी है? देखिए पायल जी, पहली बात तो आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी मित्र भी हैं और आपको समय नहीं लगा, ये बस यही है कि मैं बंगाल में हर दिन चप्पा चप्पा घूम रहा हूँ तो कनेक्शन में नहीं रहता हूँ, इसी कारण आपसे बात नहीं थोड़ा तो समय लग गया। सही इंसान को मेरे को पकड़ना चाहिए जो मुझे रियल पिक्चर देगा बंगाल की और असम की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जो मैंने 23 मार्च को कहा था आप उसको भूलिएगा मत, और 29 अप्रैल को भी मैं कुछ कहूंगा। बात रही पॉलिटिकल सिनेरियो की, पायल जी बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तीन चीजें बड़ी बड़ी चेंज हुई हैं। पहली चीज जो सबसे बड़ी चेंज ये हुई है कि जो मेजॉरिटी जो थी इस देश के अंदर, जो हिंदू था, उसको इस देश के पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी। अब जो है मेजॉरिटी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ली जा सकती, उसकी भी अपनी एस्पिरेशंस हैं, उसके भी सेंटिमेंट्स हैं जिसको एक्नॉलेज और जिसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और भारत में नहीं करेंगे हिंदू की रिस्पेक्ट तो कहाँ करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मीडिया जो थी पायल जी, उसको लगता था कि वो नेता बनाती है, नेता गिराती है। अब वो नहीं रहा है। अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि इतनी इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच चुकी है, तो कोई किसी की इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल नहीं है और किसी का नैरेटिव पे कंट्रोल नहीं है। तो वही व्यक्ति वापस से चुनाव जीत सकता है जो ट्विटर पे ट्वीट्स ना लाए सिर्फ, वो जो जमीन पे भी जनता से काम करे। तो ट्विटर पे ट्वीट्स तो राहुल जी के भी काफी आते हैं, पर जनता के बीच में उनकी इतनी पकड़ नहीं है। तो जनता के बीच में पकड़ होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस की वैल्यू नहीं है। 24 घंटे अगर आप अपनी चीज पर डेडिकेटेड है तो रहना चाहिए। और आपने पूछा सेफोलॉजिस्ट की, मैं एक तो कोइंसिडेंटल सेफोलॉजिस्ट हूँ, 400 से ज्यादा लोकसभा घूम चुका हूँ। मेरा तो देश की जनता से बात करने का बड़ा एक पैशन रहता है, उनसे सीखने का पैशन रहता है, और राजनीति का एक समझ है जो मैंने लोगों से बात करके पिछले 4 साल में और घूम घूम के मैंने बनाई है और बना रहा हूँ। वो उस कारण जो मेरी सेफोलॉजी बड़ी ओरिजिनल है और बड़ी ही यूनिक है, और कोई कहीं के मॉडल्स डिराइव्ड नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है जनता भी इसको इतना पसंद करती है। और जैसे कि क्रिकेट मैच में होता है, आपको सब चीजें सही करनी होती तभी जाके आप मैच जीते। तो साइकोलॉजी के अंदर कोई चुनाव अगर आप सही आकलन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सही करनी होती है, तब जाके आप सही ट्रेंड पकड़ पाते हैं, ना कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने से। अच्छा, ये जैसे अब हम बात करते हैं असम की, मैं पढ़ रही थी आपके ट्विटर पे, आपने पोस्ट किया हुआ था कि असम में बीजेपी को अराउंड 68 टू 58 के बीच में सीट्स आएंगी एंड 58 एंड 78 सॉरी 78 के बीच में, और 48 टू 58 के बीच में कांग्रेस की। इतना ज्यादा मार्जिन नहीं है, तो कहीं डर की बात है बीजेपी के लिए? देखिए, अभी मैं इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की वजह से नहीं कमेंट कर सकता इस चीज पे, पर ये जरूर कह सकता हूँ पायल जी कि मैं असम को 3 बार जा चुका हूँ और मेरी टीम ने ऑलरेडी हर विधानसभा ही नहीं बूथ वाइज डेटा किया, क्योंकि इस वक्त मैं असम और बंगाल पर्टिकुलर में बहुत माइक्रो लेवल पे काम कर रहा हूँ और बूथ लेवल का डेटा मैं देने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तो मैं बूथ लेवल का डेटा देने वाला हूं। तो मैं यही कह सकता हूं कि असम के अंदर प्रो इनकम्बेंसी देखने को मिली थी मुझे, और जमीन पे लोग काम की बात कर रहे थे। तो जो भी ऑपोजिशन का वोट है पायल जी, वो एक माइनॉरिटी मुस्लिम कंसोलिडेशन की वजह से जो सीटों में होगा वही का वही होगा। सो इसी से रिलेटेड मेरे पास इससे सवाल है, ये जो माइनॉरिटी का है, एआईयूडीएफ के साथ कांग्रेस ने अलायंस करी है और अजमल बदरुद्दीन के साथ, और मुझे ये पूछना था कि ये सुष्मिता देव इस बात से नाराज हुई, शी वाज क्वाइट मिफ्ड अबाउट इट, कि ये अलायंस क्यों करी कांग्रेस ने। तो क्या ये मजबूरी में करी है या इनको पोलराइजेशन करना, इनडायरेक्ट पोलराइजेशन करना हेल्प करता है? देखिए पायल जी, अगर आप कांग्रेस की ट्रेजेक्टरी को एनालाइज करेंगी पिछले 2014 के बाद से, तो धीरे धीरे कांग्रेस इज बीइंग बैक्ड बाय फोर्सेस व्हिच आर, मतलब दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, व्हिच आर मोर फ्रिंज फोर्सेस। तो 2014 के बाद उनको तो कन्हैया कुमार के साथ जाके खड़े हो गए थे राहुल गांधी, उनको लगा कि उससे
बहुत बड़ा फैक्शन होगा, ही वाज मार्जिनलाइज्ड, ही लॉस्ट कम्युनिटी। सो धीरे धीरे आई थिंक कांग्रेस इज गेटिंग completely away from the basic sentiment of the people। तो वो जो भी ये आपके अलायंसेस करते हैं, दे डू दीज अलायंसेस फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। तो इनका इसमें लॉजिक है माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेशन। और वो आप देखिएगा कि केरला के अंदर भी, वायनाड में जहां से राहुल जी जीते हैं, वहां की भी जो डेमोग्राफी आती है वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड आती है। और इसीलिए कांग्रेस हिंदी हार्टलैंड से ऑब्सोलीट तो नहीं कह सकते, पर फ्रिंज होती जा रही है समय समय तक। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के ये जी हो रही है। हाँ, अच्छा, इसी से ये जी बिल्कुल पॉलिटिकली, जी पॉलिटिकली काफी रेलेवेंस खोती जा रही है कांग्रेस पार्टी। और असम में भी आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम्स की वोट है ये निर्णायक नहीं बनेगी? देखिए पायल जी, एक चीज समझनी चाहिए, हम लोग को ये समझना चाहिए कि मुस्लिम वोट अगर साथ में हो रहा है तो उस सीट पे हिंदू वोट भी उतना ही साथ में हो सकता है। तो अगर 30% मुसलमान कोई सीट पे साथ में हो रहा है तो उस वक्त 60% हिंदू भी साथ में हो रहा है। तो अगर अजमल ने बोला है कि लुंगी वाला टोपी वालों की सरकार आएगी, तो असम का नॉन मुसलमान या जो असम की आइडेंटिटी में बिलीव करता है वो ये भी कहता है कि we want Assam, Assam is Assam, we will not compromise with the identity of Assam। तो उसके दूसरे भी ramifications होते हैं। So that is something which is very important। चलो, असम तो हमने करा और हम देख रहे हैं कि हेमंत बिस्वा के उस पे कितनी क्राउड आ रहा है और सब आ रहा है, कई चीजें दिख रही हैं। लाइक आप कह रहे हैं आपको एक रिस्ट्रिक्शन है, आप कुछ बोल नहीं सकते। अब हम आते हैं, इतने सारे इलेक्शन हो रहे हैं, 5 जगह इलेक्शन हो रहे हैं, पर लोग सिर्फ बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की। डू एंड डाई मैच टाइप हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस प्रो मोदी एंड एंटाई मोदी है, कोई हिंदू मुस्लिम में डिवाइडेड नहीं है। मुझे ऐसे लगता है जब मैं वेस्ट बंगाल की बात करती हूँ। तो मुझे वहां पे ये पूछना है कि वेस्ट बंगाल में विमेन कितना बड़ा फैक्टर होंगी बीजेपी या कांग्रेस को जिताने हराने में, या सॉरी टीएमसी को जिताने और हराने में? पायल जी, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 23 मार्च को इस देश में जब कोई कुछ नहीं कह रहा था और सब कह रहे थे टीएमसी जीतेगी जीतेगी, 23 मार्च को मैंने एक प्रेडिक्शन करी थी। और 23 मार्च की मेरी प्रेडिक्शन थी कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बना रही है और ममता बनर्जी नंदीग्राम हार रही है। अब इसके बाद अभी की क्या डायनेमिक्स है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, पर उस प्रेडिक्शन को आप याद रखिएगा। अब आती है बात की क्या विमेन, देखिए फर्क ये है बिहार की महिलाओं में और बंगाल की महिलाओं में पायल जी, कि यहाँ पे एक मैं देख रहा हूँ गाँव पे जब महिला वोट करने निकल रही तो बहुत एरियाज में अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ निकल रही है। तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। तो अगर मान लीजिए कि कोई महिला है, अगर उसके घर के उसको छापा वोटिंग है, उसको वोट नहीं करने दिया गया, जैसे मान लीजिए अपने टाइम बंगाल में छापा वोटिंग बहुत होती है, ग्राउंड पे लोग बताते हैं, तो पिछले बार भी होती थी। पहली बार इनफैक्ट लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस को केंद्र वाहिनी कहते हैं, उनकी वजह से फ्री एंड फेयर वोटिंग होती है। तो अगर उसके पति को मारा गया या उसको मान लीजिए आम्फान का पैसा नहीं मिला, तो उसके लिए फिर इंडिविजुअल वोटिंग कहाँ से आती है ना। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि विमेन इन बंगाल आर नॉट ओनली इंडिविजुअलिस्टिक। Those who are getting benefits of Chief Minister Mamata Banerjee's scheme might be individualistic, but there are many women for whom other issues are also important। और क्या आपको लगता है, जैसे मैंने कई वीडियोस देखे हैं और कई टीवी पे भी मैं कई प्रोग्राम देखती रहती हूँ, आपको लगता है कि इंडियन मुस्लिम जो है वेस्ट बंगाल में वो बांग्लादेशी मुसलमान से नाराज है? देखिए पहली बात तो पायल जी, सच्चाई पे, बंगाल चुनाव पे सच्चाई के लिए आपको सिर्फ जन की बात देखना चाहिए। और आपके सपोर्ट से 2 मिलियन इंप्रेशंस पर डे से मोस्ट फॉलोड इंटरनेट प्लेटफॉर्म है। देख रही हूँ। हाँ। जी, अब आपने बात की, देखिए ऐसा इतना सेंटिमेंट नहीं है पायल जी, मुस्लिम सब एक तरफा मेजोरिटी एकजुट है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू सीट्स इन साउथ 24 परगना जहाँ पे अब्बास सिद्दीकी का इम्पैक्ट है। तो जी, तो मेरा ये कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हिंदुस्तानी मुसलमान और बांग्लादेशी में डिफरेंस, इट इज वेरी डिफरेंट टू वेरी डिफिकल्ट टू आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। असम के अंदर जरूर है कि मियां मुस्लिम और आसमीज मुस्लिम के अंदर बहुत एरियाज में फर्क है, पर बंगाल में ऐसा नहीं। नहीं, मेंटल उसमें नहीं, नहीं है। वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इतना नहीं है कुछ। अच्छा, एक मुझे ये पूछना था कि जैसे डर का माहौल है जो इंडिया बहुत के लोग बोलते हैं, पर मुझे तो लगता है, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि फैसिस्ट की डेफिनेशन देखो क्या है, वो सारी फैसिस्ट की क्वालिटीज तो मुझे वेस्ट बंगाल के लीडर में दिखती हैं।
तो वो डर का माहौल आपको लग रहा है अभी भी है कि थोड़ा ये सेंटर से फोर्सेस आने के बाद और थोड़ा मोदी जी पे कॉन्फिडेंस होने के कारण लोग अब बोलने लग गए? अ, अगर सेंट्रल फोर्सेस नहीं होती पायल जी तो ये बंगाल के अंदर चुनाव फ्री और फेयर हो ही नहीं पाता। तो अगर इस इलेक्शन की ट्रू हीरो अपार्ट फ्रॉम द वोटर्स 3 फेजेस में रहे तो सेंट्रल फोर्सेस रहे। बिल्कुल बहुत डर का माहौल, और रियल जो मीडिया बात करता है पायल जी फासिज्म की, इनटॉलरेंस की, वो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती। हाँ। अगर आप सरकार के खिलाफ बोल पे फेक केस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ करेंगे तो लोगों के घर जले दिए जाएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कल मैं था फाल्टा विधानसभा में। तो फाल्टा विधानसभा डायमंड हार्बर से लगी हुई विधानसभा है, डायमंड हार्बर जिले में ही आती है। एक औरत से हमने बात की, उसने बोला, मैंने बोला आपनार मुने की चलचे, बांग्ला तो थोड़ा मस्ती होंगी। तो उन्होंने बोला कि दीदी दीदी। तो मैंने बोला दीदी चाइचे? तो बोला हाँ हाँ करके। जैसे ही मैं गया, उसको लगा कि मैं मीडिया से हूँ, तो मेरे को बोलने लग गई कि मुझे तो आफान का टक्का नहीं मिला, मुझे कोई पैसे नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ, पर भैया आप किसी को बता मत देना वरना हमारा घर जला दिया जाएगा। ओ तो माय। लोगों के अंदर एक बहुत सॉलिड फ्रस्ट्रेशन है, और आप बहुत सारी सेंटिमेंट है जो जमीन पे ही समझा जाता है। मुझे तो इतना दुख होता है पायल जी कि जो लोगों ने बंगाल की पल्स की बात की थी, जिनने बंगाल का चुनाव का आकलन किया था, इतना इनसिंसियर तरीके से किया था। और ऐसा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, 2 मई के बाद कहूंगा, पर बंगाल की जनता के अंदर कुछ और ही है। मैं वेस्ट जो बंगाल तो 23 मार्च को पायल जी जो मैंने कहा था, 23 मार्च को जो मैंने कहा था, उसको याद रखिए। मैं बंगाल गई थी और मैं कोलकाता से सुंदरबंस गई। इतनी जी गरीबी, इतनी गुर्बत मैंने आई थिंक बिहार में नहीं देखी, यूपी के इंटीरियर में नहीं देखी, झारखंड में नहीं देखी। ये तो कुछ अलग जी। लेवल की गरीबी है। ये कभी आज तक न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन और ये टेलीग्राफ वगैरह इसके बारे में क्योंकि यहाँ पे पायल जी, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल एक तरीके का पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, सिस्टमेटिक पॉलिटिकल एक्सक्लूजन और पॉलिटिकल अपार्थाइड फॉलो किया जाता है। मतलब अगर आप टीएमसी के वोटर हैं तो आपको स्कीम मिलेगी, उसमें भी टीएमसी का लोकल व्यक्ति जो है कुछ पैसे कमीशन ले लेगा, कट मनी ले लेगा। और अगर आप टीएमसी के नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपसे सोसाइटी में बात तक नहीं की जाएगी। तो ये जिस तरीके का सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज एक्सक्लूजन किया जाता है, इसको मैं पॉलिटिकल अपार्थाइड बुलाता हूँ। और अभी तक पायल जी मैं 3 महीने से मैं ना दिल्ली और बम्बई नहीं गया हूँ, अपार्ट फ्रॉम दी ओपिनियन पोल। और सिर्फ इन दोनों राज्यों में डटा हुआ हूँ मैं। 100 से 150 से ज्यादा विधानसभा में घूम चुका हूँ खुद पर्सनली। बंगाल के अंदर मेरे पास हर बूथ का डेटा है। जी। असम में मैं करीबन 3 बार जा चुका हूँ, तमिलनाडु मेरी टीम है। तो मैं आपको ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि बंगाल के अंदर गरीबी तो है ही, पर गरीबी के साथ एक बोलने का भी डर है। तो अभिव्यक्ति की आजादी जो है, मैं हाँ। चैलेंज करना चाहता हूँ किसी को भी, अगर मान लीजिए कि उसको कुछ नहीं मिला चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से, वो क्या खुला चौक पे आके बोल सकता है? नहीं बोल सकता। डर डर का माहौल बहुत बढ़ गया। हाँ, मैं एक टी स्टॉल पर गई थी, बाप रे। वो एक आदमी कुछ बोलने लगा, 6-7 लोग आ गए कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कोई कुछ नहीं बोलेगा पब्लिक डोमेन में, आपको उसका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, साइड में जाना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा लोकेदेर मोने की चौलचे, आपना मोने की चौलचे, आमी पार्टी ना। फिर धीरे धीरे जब ट्रस्ट गेन करोगे उसके बाद जाके वो बोलेगा। मैंने तो स्पेशली बांग्ला सीखी भी है पायल जी। तो अभी पिछले 1 महीने आने के पहले मैंने बंगाली का कोर्स भी किया था, तो 30% बंगाली में बोल सकता हूँ और 180% समझ सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने जो घर देखे वहां पे झुग्गी बनी हुई थी, वो थैच रूफ थे और सब पानी के अंदर समर्ज थी झुग्गियां। और मैंने जी। उनको बोला कि उनको पर ये नहीं पता फोन क्या होता है। मोबाइल फोन उन्होंने सुना है पर उन्होंने कभी देखा नहीं है। कई लोगों ने वहां पे एक कोई बॉल सिंगर्स आए वहां पे जो बहुत मशहूर है वहां की का आर्ट। उन लोगों की तो मैं जी। हालत देख के हैरान रह गई कि पूरे महीने में वो 700 रुपए में रेडी हो गए आने के लिए, वहां गाने के लिए। चलो हमने उनको क्या दिया वो अलग बात, पर मैं देखी थी 700 रुपए महीना कैसे चलाया होगा उन्होंने घर अपना। तो पायल जी, बंगाल के अंदर एक रेनेसांस है। वो रेनेसांस की जरूरत है, भले कोई पार्टी आए, क्योंकि यहाँ पे गरीबी तो है ही, पर गरीबी के साथ पॉलिटिकल वायलेंस, बोलने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। और दुख की बात यह है कि जो बंगाल की मीडिया है, वो सर, मैं क्या कहूँ, चाय बिस्कुट मैंने जो टर्म कॉइन किया था, वो सच्ची में ऐसे कई लोगों का रियलिटी बताता है। और आप जब खुद आई होंगी तो आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर कितनी तरफदारी की जाती है और असली सच्चाई क्या होती है। हाँ, मैंने तो लेफ्ट के भी जो लेफ्ट का रेन था उसके भी काफी किस्से सुने हुए हैं। मतलब इतने मतलब दहशत वाले हैं वो किस्से। और लोग कैसे। और इस दहशत में पायल जी,
मैं चप्पा चप्पा मेरी टीम के साथ घूम रहा हूँ, सच्चाई कर रहा हूँ। और कोई एक्चुअली बंगाल से, और मैं बिल्कुल कोई एक्चुअली बंगाल से अगर आप देख के उठाएं जिसने लिटरली स्टोरीज एक्सपोज करी है, सच्चाई करी, तो वो हम है। भले वो वायलेंस की हो गई, रिगिंग की हो गई, कुछ हो गई। मैं शॉक्ड हूँ कि नेशनल मीडिया में कोई इस बात को उठा ही नहीं रहा। आप इमेजिन करिए कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बूथ के बाहर धरना दिया, जो इलेक्शन कमीशन की रूल्स का वायलेशन था, जो इलेक्शन कमीशन ने खुद इसको बोला, उसके बाद इस चीज को किसी ने पॉइंट नहीं किया। क्यों नहीं पॉइंट किया, ये सोचना चाहिए। नहीं, और आपको लगता है कि किसी में हिम्मत है ममता बनर्जी को कुछ बोलने की? हम लोग सच्चाई की बात कर रहे हैं पायल जी, एटलीस्ट हमें तो सच की बोलने की हिम्मत है। और प्रदीप, मैंने देखा है कि जब आप वेस्ट बंगाल के लोगों की बात करते हो, इतने एजुकेटेड होते हैं, पर प्रोग्रेसिव क्यों नहीं है वो लोग? देखिए पायल जी, एक अगर आपको, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर आप किसी भी एक पंछी है, अगर एक पंछी एक साल तक नहीं उड़ेगा, उसको आप कैद करोगे, तो कई बार जितनी ऊंची उड़ान उड़ना चाहता है उतनी ऊंची उड़ान उड़ना भूल जाता है। एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ हैबिट। अगर आपको आसपास स्टेट मशीनरी की वजह से ओनली वायलेंस, अगर आपने मान लीजिए आप आजू बाजू देखते हो कि जो भी सरकार के अगेंस्ट बोलता है उसका घर जला दिया जाता है, पिट जाता है, कोई रिपोर्ट नहीं होती, पंचायत में वोट नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो एक कल्चर और नॉर्म बन जाता है। तो एक वो अनएक्सेप्टेड, इलीगल, अनएथिकल, इमोरल नॉर्म बन जाता है। उस नॉर्म को तोड़ने के लिए एक रेनेसेंस और एक क्या कहते हैं, एक समय आता है। अब वो डिसाइड करना है बंगाल को कि वो ये समय है। तो जब आप इतना घूमे हैं वेस्ट बंगाल में, तो आपको लगता है कि जय श्री राम के नारे अब गूंज रहे हैं चारों तरफ, आसमान में मैंने आवाजें आ रही हैं? मैंने 23 मार्च को, वापस से मैं 23 मार्च पे जाना चाहूंगा पायल जी। 23 मार्च को मैंने ओपिनियन पोल निकाला था। 23 मार्च को मैंने नंदीग्राम का बताया था। अब उससे क्या नतीजे ऊपर हैं या नीचे हैं, वो मैं 29 तारीख को बताऊंगा। पर ये जरूर कह सकता हूँ कि हिंदुओं के अंदर जय श्री राम का नारा सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं है, वो एक अपने आप की आजादी का भी नारा हो गया है, अपने आप की धर्म को, आइडेंटिटी आइडेंटिटी का नारा भी है, हाँ। आइडेंटिटी का नारा हो गया है, एक रेनेसांस का नारा हो गया है, एक चेंज का भी नारा हो चुका है कई लोगों के अंदर। आपको लगता है कि अगर हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं, हम कौन सा कोई डिसीजन दे रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं, आपको लगता है कि उनको सीएम हाउस से निकालना या सेक्रेटेरिएट से निकालना आसान होगा बीजेपी के लिए? ये सब तो सवाल भी, अब आप ये तो गृह मंत्री जी से आपको सवाल पूछना चाहिए, ये सवाल का जवाब तो मैं दे नहीं सकता। और जिस तरीके की वो भाषा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मुझे मोहम्मद बताइए खान आप, हो और नहीं मुझे ममता बताइए बनर्जी को पायल जी, आप, जस्टिफाई। पायल जी देखिए, ये लोग लटन्स कबाल और गाजियाबाद गैंग इसलिए मुझसे इतना घबाता है, राइट या लेफ्ट में जो भी लटन्स का कबाल है, क्योंकि मैं सच की बात करता हूँ। जितनी मैं जमीन पे जितना घूमता हूँ, चप्पल घिसता हूँ, शायद ही कोई घिसता होगा लोग, क्योंकि मेरे को इस देश के लोगों से प्यार है। मुझे बताइए कि जब दिलीप घोष ने कमेंट दिया जो ममता बनर्जी पे, उस पे सब लोगों ने बोला बिल्कुल क्रैश कमेंट था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पर साथ में जब ममता बनर्जी तू तड़ाक जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है, शैतान बुलाती है, क्या ये शोभा देता है? तब विमेन राइट एक्टिविस्ट सो जाते हैं क्या? स्लीपिंग पिल लेके सो जाते हैं ये लोग? ये कोई भाषा सही है कि नहीं है? ये सही भाषा है? तब तब उनकी आंखों के आगे काला चश्मा लग जाता है। इवन जब ईवीएम के बॉक्सेस जब असम में मिले तो एनडीटीवी पे आया, जब वो और लिवेरिया उत्तर में आया तब क्या हुआ? टीएमसी के घर में मिले तो कोई किसी ने बात भी नहीं करी। आप उसको छोड़िए, मुझे बताइए जो बॉम्ब पाए जाते हैं, जो टीएमसी के एमएलए शौकत मौला ने आईएसएफ के कैंडिडेट को कैनिंगपुर के अंदर निकलने नहीं, कैनिंग में निकलने नहीं दिया, उसकी बात कोई नहीं करेगा। बॉम्ब निकल जाते हैं उसकी बात कोई नहीं करेगा। इसको नॉर्म बना दिया, हाँ भैया हो गया हो गया हो गया करके। जब ममता बनर्जी जी ने जब बूथ के सामने धरना दिया, कितनी बड़ी बात होती है। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसा देते तो वॉशिंगटन पोस्ट से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके आई फ्रंट नो। साइड हो जाती। और ये जब ये लोग बाइडेन डिबेट से नहीं कर फोन पाया राइट करवा एंड देते, ये लोग लेफ्ट, तो बाइडेन से फोन करवा देते हैं। कोई भी नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया ना, राइट लेफ्ट कोई भी नहीं कर पाया। क्यों? पर आपको लगता है कि ये जो इन्होंने जो अलायंस करी है पीरजादा से और लेफ्ट के साथ, आपको लगता है कहीं मुस्लिम वोट शिफ्ट करेगा ममता बनर्जी का उनको? कुछ कुछ सीट्स पे, स्पेसिफिक सीट्स पे स्पेसिफिक पॉइंट्स है। देखिए जैसे आपको उदाहरण देता हूँ कि एक सीट है, उस सीट का नाम है मागरात ईस्ट। वहां पे सलीम लश्कर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा मुस्लिम में सेंटिमेंट है, क्योंकि सलीम लश्कर ने, लोग कहते हैं कि सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी को बनाया और वो अपने मुस्लिम के धर्म का उसने कुछ नहीं किया, तो वहाँ आईएसएफ को वोट मिल सकता है। तो कई सीट स्पेसिफिक फिनोमेना है, पर पैन स्टेट फिनोमेना नहीं। चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी
और आशा करती हूँ आपकी जो प्रिडिक्शन है वो ओपिनियन पोल जो भी है, एग्जिट पोल जो भी आप मेरा हो, एग्जिट पोल भी देखिएगा जरूर। जरूर 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 देखूंगी। थैंक्स सो मच प्रदीप, टाइम निकाला आपने, मैं याद रखूंगी इस बात को। थैंक यू। धन्यवाद पायल जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बाय बाय।